बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, महंगाई एक ऐसा मामला, एक ऐसा इशू बन चुका है जिसकी वजह से यकीनी तौर पे पाकिस्तानी अवाम बहुत परेशान है। ऑपोजिशन गो के जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी है तब से बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लाने की कोशिश की इस हुकूमत के ख़िलाफ़, और कुछ हो ना हो लेकिन महंगाई एक ऐसा इशू है जिसको लेकर ऑपोजिशन सड़कों पर आ रही है, एक मोमेंटम बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। अब सड़कों पर आने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ये घर भेज सकें या ना भेज सकें, कुछ और हो ना हो, अलबत्ता एक जो अवामी जैसे कहा कि मोमेंटम है या फिर एक इलेक्शन कैंपेन की सूरत हाल जो है वो ज़रूर बनाने की कोशिश ये हुकूमत कर रही है। और यकीनी तौर पे कोई भी अपोजिशन की जमात हो या किसी भी पार्टी की हुकूमत हो, जब सड़कों पर अपोजिशन की तरफ से आया जाता है, जैसे माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हमने देखा था, फिर 126 दिन का धरना भी था, तो अवाम को मोबिलाइज करने के लिए ये वो हथियार हैं जो अपोजिशन इस्तेमाल करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो महंगाई को लेकर मुल्क भर में एहतजाज कर रहे हैं, आज भी उन्होंने एहतजाज किया है। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा बनेगी या नहीं, क्योंकि पीडीएम और खुसूसी तौर पे पीएमएलएन की तरफ से कुछ ऐसी आवाज़ें भी आई हैं जिस पर उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया है, ये कहते हुए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद संजीदा नहीं है इस हुकूमत को घर भेजने के लिए, क्योंकि सिंध में उनकी अपनी हुकूमत है। बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ उसके बाद बहुत सारे लोगों का ख्याल ये भी है कि ये मामला यहाँ रुकेगा नहीं, बल्कि इसके बाद पंजाब और पंजाब के बाद इस्लामाबाद की बारी आ सकती है। क्या वाकई हमारी अपोजिशन जमातें पार्लिमानी और आईनी रास्ता इख्तियार करने को तैयार हैं? क्या इन हाउस तब्दीली की तरफ जाया जा रहा है? क्या वाकई में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीएमएलएन, जो कि ऑब्वियसली पीडीएम का हिस्सा है पीएमएलएन, क्या संजीदगी से इसका मुजाहरा करेंगे? आज जैसे ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने और दीगर पीएमएलएन के लोगों ने ये दावा किया है कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकेगी, तो क्या अगला साल यानी 2022 नए इंतखाबात का साल होने जा रहा है? आज इन्हीं तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि तमाम पार्टीज़, ये जो 3 मेजर पार्टीज़ जिनके नुमाइंदे आज हमारे पास प्रोग्राम में मौजूद हैं, ये तीनों किन किन बुनियाद पर, किन किन चीज़ों पर, वो क्या मुहर्रिकात हैं जो अवाम में जाकर या इलेक्शन कैंपेन में उठाएंगे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस तब्दीली के दावेदार हुकूमत की तरफ से दावे किए गए थे वो किस हद तक पूरे हुए हैं। इन तमाम चीज़ों पे आज के प्रोग्राम में बात होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बैरिस्टर हैदर जमान कुरैशी साहब मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, और सेनेटर अब्दुल कयूम साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं पीएमएलएन के। आप तीनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया। सेनेटर साहब, आपसे अगर मैं आगाज़ कर सकूँ, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त ये जो महंगाई, ऑब्वियसली इससे कोई इनकार नहीं करता, खुद हुकूमती नुमाइंदे जो हैं वो ये बात करते हैं, वज़ीर आज़म मुल्क के कहते हैं कि इस वक्त महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, उन्हें इस बात का इदराक है, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक की कोई काविशें जो है महंगाई कम करने की वो कारामद साबित नहीं हो रही, क्योंकि आज ही वज़ारत ख़जाना ने ये कह दिया है कि मज़ीद महंगाई आने वाले दिनों में होगी। तो आपकी वज़ारत ख़जाना जो है वो ख़ुद लोगों को मुतनब्बे कर रही है। क्या वाकई ये इशू इस हद तक अपोजिशन पार्टीज़ की तरफ से टेकअप किया जा सकता है, या जैसे उस पर बात हो रही है जलसों में, अगर कोई इशू है तो वो सिर्फ और सिर्फ महंगाई का, कि इस हुकूमत पर दबाव डाला जा सके? देखें सादिया, आइडियली आप ही से सवाल था तो ये होना चाहिए कि जी आइडियली तो मैं ये समझता हूँ कि मुल्क के मफाद में ये होता है कि जो हुकूमतें आएँ वो अपना वक्त पूरा करें, बल्कि एक टर्म नहीं कई टर्म्स लगें, ताकि कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी हो और मुल्क आगे चले। लेकिन ये उस सूरत में मुमकिन होता है कि जो पार्टीज़ हुकूमत में आती हैं बरसर इक़्तिदार, वो अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक चलें और उसको इम्प्लीमेंट करें और डिलीवर करें। अभी ये हुकूमत अनफॉर्चुनेटली ये महसूस किया जा रहा है कि इस महंगाई की वजह से, ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों को कोई कमाल नहीं है, ये इनका अपना कमाल है कि एक तकरीबन 3 सालों में 4 फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर बदल गए हैं, अभी भी सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है। आपकी फॉरेन एक्सचेंज यानी वैल्यू ऑफ रुपी वो जो है फ्री फ्लोट के अंदर है,
और देन इन एडिशन टू दैट गवर्नेंस के इश्यूज हैं। तो एक समझा ये जा रहा है जनरली कि दिस हुकूमत हैज लास्ट इट्स मैंडेट। ये बड़ी बदनसीबी होगी कि अगर अर्ली इलेक्शन हो जिसका लोग अंदिया दे रहे हैं कि ये शायद करने पड़े, तो ऐसी सूरत में एक डिसरप्शन तो है जिससे आपका वो टेम्पो टूटता है, लेकिन वो टेम्पो मेंटेन रखना उस वक्त जरूरी होता है अगर प्रोग्रेस हो रही हो। तो मैं ये समझता हूं कि ये सीरियस इश्यूज हैं। फ्री फॉल रुपी की आपके सामने है, और महंगाई तो अभी वो कहते हैं ना इट इज द लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक, कि जिससे आप ये देखते हैं, और स्पेशली ये जो पिछले तकरीबन 5-6 महीनों में 153 रुपीज से डॉलर जो है वो 173 पे चला गया, जो अनप्रेसिडेंटेड है। और प्लस कीमतें जो है ये 100% नहीं 400% भी बढ़ी हैं। तो मेरे और फिर हुकूमत अभी कोई ये भी नहीं बता रही कि अभी चंद दिनों में इनको कंट्रोल करेंगे। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जो है वो मुश्किलात बढ़ती जाएंगी, और इसमें सफरर लोग हैं, और आई थिंक कि हुकूमत को इसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। अच्छा, यानी आप कहते हैं कि महंगाई ओके, ये इन्फ्लेशन जो है ये इतना बड़ा इशू बन सकता है कि इस हुकूमत को चलता करने की वजह बन सके। चीमा साहब आप बता दीजिए, ऑपोजिशन के एहतजाज आप लोगों के खिलाफ हो रहे हैं जगह जगह। जनरल साहब की आपने बात सुन ली, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि अब इतने बुरे हालात हो गए हैं कि इस पे अवाम उनके साथ हर सूरत निकलेगी ही निकलेगी महंगाई को लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात है, जनरल साहब ने बात की कि जी स्पिरिट ये होनी चाहिए कि हुकूमत 5 साल पूरे करे, बड़ी पॉजिटिव बात है। दूसरी बात आ गई महंगाई की कि महंगाई एक्चुअल है या नहीं है, और इसकी वजह क्या है। तो उसमें मैं समझता हूँ डिबेट इस पर होनी चाहिए। इसमें देखें, पहली बात तो ये कि अगर इशू महंगाई है, अगर इशू महंगाई है, क्योंकि हमें डाउट है, इन्हें शायद डाउट है, हमें तो डाउट नहीं है। आप कह लें कि अगर इशू महंगाई है तो इस वक्त आज मैं ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो उसमें पंजाब के तमाम शहरों में चीनी जो है 90 रुपए किलो थी, स्वाय सिंध के शहरों में, कराची में, हैदराबाद में, सखर में 120 रुपए किलो थी। और दूसरी बात, आटे का पहले मैं जिक्र करता हूं कि वहां 75 रुपए किलो है, पंजाब में 55 रुपए किलो है। फिर हम दूध की बात करें, दूध पंजाब में 108 रुपए किलो है, वहां 130 रुपए किलो है। सो 2-3 बड़े आइटम है पाकिस्तान के खुराक के। अच्छा, अब ये जो रिसेंट हुआ ये है कि मैं चूंकि आई वॉज पार्ट ऑफ द कैबिनेट और मैं फूड सिक्योरिटी को डील करता था, तो हमने 2 लाख टन चीनी मंगवाई, 2.5 लाख टन हमने चीनी मंगवाई। उस चीनी में ये था कि जी हमने मंगवाई वो आप कह लें 122 रुपए में बाहर से इंपोर्ट हुई। वो 122 रुपए में इंपोर्ट हुई, तो वो हमने अपने अवाम को देने का फैसला किया 90 रुपए के। अच्छा, 99 रुपए 75 पैसे 90 रुपए में देने का फैसला किया। तो उसमें आधी सब्सिडी जो है वो सूबे दे रहे थे, आधी आप कह लें दे रहे थे, मरकज दे रहा था। अब 2 सूबों ने उसमें सब्सिडी दे दी, पंजाब ने भी दे दी, केपी ने भी दे दी। 52,000 टन जो है वो हमने केपी को दे दी, 1.5 लाख टन जो है पंजाब को दे दी वो चीनी जो है। और इस वक्त पंजाब में हर जगह वो सहूलत बाजारों में भी, बाकी जगह पे भी, यू कैन से यूटिलिटी स्टोर पे भी, और जो 1500 डीलर थे, 1500 से 2000 जो शुगर डीलर हैं, उनको भी हमने दी उसी रेट पे, यानी कुछ 84 रुपए या 85 रुपए दी, उनका मार्जिन डाल के तो 90 रुपए बेच रहे हैं। अब वही चीनी सिंध में जब 130 रुपए 120 रुपए की बिकती है, तो फिर जिस दिन वहां चीनी 30 रुपए पूरे पाकिस्तान से महंगी बिक रही है, आटा 20 रुपए किलो 25 रुपए किलो महंगा बिक रहा है, और 20 रुपए किलो दूध महंगा बिक रहा है। अच्छा। उसी दिन पीपल्स पार्टी बड़ी ही दिलेरी से सीना चौड़ा करके वो एहतजाज कर रही है। मुझे नहीं समझ आती। और फिर उसी दिन शहबाज शरीफ साहब जब एहतजाज कर रहे हैं, तो वो सिंध के 5.5 करोड़ मजलूम अवाम का नाम नहीं लेते। वहां अगर फजलुर रहमान साहब बात कर रहे हैं वो भी नाम नहीं लेते, मरियम साहब को भी नाम नहीं याद आता। इस वक्त सबसे ज्यादा आप कहते हैं कि दोनों जमातें चाहे इकट्ठी होकर या फिर अलग अलग एहतजाज करें, वो सादिया एक मिनट प्लीज, सादिया प्लीज एक मिनट बात कर लेकिन कहीं सादिया जी मुकम्मल करें। सादिया मुझे बात कंप्लीट कर फरमाइए। 2 फिक्र मुल्क। अच्छा, इसमें जितने शोबे आप कह लें मरकज के पास हैं, उसमें पेट्रोल की बात हो, आप कह लें जिसमें सब्सिडी मरकज ने देनी है, आप बात कर लें इसकी क्या नाम है, यूरिया खाद की बात कर लें, जिसमें टोटल सब्सिडी मरकज दे रहा है, वो पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में एक रेट में मिल रही है। जहां कहीं सपोर्ट
सूबों को करनी पड़ती है वहां मतलब या हिस्सा डालना पड़ता है, वहां पे सिंध में हर चीज महंगी है। मसलन डीएपी खाद है, डीएपी खाद में हमने 24 अरब रुपया रखा इसका सब्सिडी, उसमें हमने कहा कि 50% सूबे सब्सिडी देंगे, 50% मरकज देगा। वो अब पंजाब में या बाकी जगह सस्ती बिक रही, सिंध में वो भी महंगी है। यूरिया खाद में हम मरकज टोटल सब्सिडी मरकज देता है, वो सारे पाकिस्तान में एक रेट पे है। सो जो सबसे ज्यादा कल्प्रेट है, जो सूबा सबसे ज्यादा कल्प्रेट है, महंगाई का जिम्मेदार है, जिसने इशारे ऊपर किए हुए हैं, वो सीना चौड़ा करके इतनी डिटाई से वो आके महंगाई के खिलाफ इजाज करते हैं और दूसरों को उनका नाम नहीं याद आता। बिल्कुल सही है। बैरिस्टर साहब, आपने बात सुन ली है चीमा साहब की कि देखें 18वीं तरमीम के बाद ये जो महंगाई वाला मामला है, कीमतों का तयन है, ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। पंजाब का उन्होंने बताया, विफाक का बता दिया, चलें केपीके यहाँ पर तो इनकी हुकूमत है, समझ में आता है, लेकिन उन्होंने कहा जहाँ सबसे ज्यादा महंगाई है आप लोग किसके खिलाफ एहतजाज करें, जो आज पीपल्स पार्टी ने किया भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया, बहुत शुक्रिया। देखिए, अगर आपने फैक्ट्स पे बात नहीं करनी तो आप जो मर्जी बात करें, और चीमा साहब जो बात कर रहे थे आज के तनाजुर में, उसमें बहुत सारी चीज़ों पे उन्होंने बहुत अहसन तरीके से अवॉइड किया है। पहली बात यह है कि महंगाई के 3 बड़े फैक्टर्स हैं। नंबर 1, इस हुकूमत जब ये आई तो 118 या 20 रुपए का डॉलर था, और 3 साल में जो है ये इन्होंने 175 रुपए पे फ्री फॉल कर दिया इकोनॉमी का। और 3 साल बाद भी अभी भी ये ढंढोरा पीट रहे हैं कि माजी की हुकूमतों की वजह से ये हो रहा है, और अगर ये खुदा न खास्ता 5 साल मुकम्मल करते हैं तो तब भी ये यही बात करेंगे। अब आ जाए आइटम वाइज, ये जो फरमा रहे हैं कि सिंध में आटा महंगा है, ये भी बता खुदा न खास्ता, तो फिर आप ओके, तो आप भेज कैसे रहे इनको घर? मैं ज़रा पहले पॉइंट वाइज ज़रा थोड़ी बात मुकम्मल कर लूँ। भेजना तो इनको जिस तरीके से है वो आपके सामने मैं गोशगुजार कर देता हूँ, लेकिन जो इन्होंने आटे की बात की, सबसे पहले ये है कि पंजाब में 1800 रुपया सपोर्ट प्राइस थी, और सिंध गवर्नमेंट ने 2000 पे आटा गंदम प्रोक्योर की, तो उस सपोर्ट प्राइस का जो 200 रुपए का डिफरेंशियल है वो ये बता नहीं रहे, जबकि पंजाब के किसान को इन्होंने मारा और 1800 रुपया दिया और सिंध ने 2000 दिया। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर आटे में इनकी नालायकी की वजह से, इनकी गफलत की वजह से, जो कि आटा स्कैंडल की रिपोर्ट है जिसमें पंजाब और मरकज़ जो है मूरद इल्ज़ाम ठहराए गए, और 7 मिलियन टन जो है, 7 लाख टन जो है आपकी अफगानिस्तान स्मगल हो गई। फ़खर इमाम साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा, ना जाने आसमान निकल गया, 2 लाख जो है फीड मिलर्स को दे दी, ये जो पोल्ट्री फार्मर्स को हैं। तो आप आटा स्कैंडल पढ़ लें। फिर चीनी स्कैंडल में पंजाब हुकूमत और मरकज की हुकूमत ने क्या कार्रवाई की, क्या किरदार अदा किया, ये भी लोग जानते हैं। उसके बाद कौन सी हुकूमत है, क्या वो सिंध की हुकूमत है जिसने मरकजी बजट में 15 जो रुपए से ज्यादा सेल टैक्स इजाफी लगाया है। पहले चीनी पर सेल्स टैक्स होता था मैन्युफैक्चरर की प्राइस में बिल्ट इन। इन्होंने क्या किया, IMF PTIMF बजट में के मिल के गेट के ऊपर जो प्राइस है उसके ऊपर सेल टैक्स लगा दिया, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट 17 रुपए है। तो अगर 90 रुपए कीमत है तो वो 17-18 रुपए उसने आ जाना है। तो ये पूरे पाकिस्तान में इंपैक्ट है। तीसरी चीज ये है कि पेट्रोलियम मौसमात पे कौन सी आप सब्सिडी दे रहे हैं। आप तो ऑयल माफिया के नुमाइंदे थे, आपने 300 अरब का स्कैंडल किया, और अब ये बताते हैं जो OMCs का मार्जिन 1.5 रुपया था इस हुकूमत में आने से पहले, उसको इन्होंने नदीम बाबर साहब ने 4 रुपए किया। जो रिटेलर मार्जिन 1 रुपया 80 पैसे था उसको बढ़ाकर 3 रुपए किया, और उसके बाद 15 रोजा प्राइसिंग मैकेनिज्म ये लाए जिससे कंपाउंडिंग इन्फ्लेशन हो रही है। वर्ल्ड IMF कह रहा है। चौथी चीज ये है कि नहीं प्लीज अब मुझे जवाब देने दें। चौथी चीज ये है कि जब आप पेट्रोल प्राइसेस मुकम्मल कर लीजिए, आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक। कर रहे हैं तो आप उसका इंपैक्ट जो है फ्यूल पे आ रहा है, ट्रांसपोर्ट पे आ रहा है। 400% इन्होंने गैस बढ़ाई, बिजली जो है डबल कर दी। हम 8 रुपए रेजिडेंशियल यूनिट दे रहे थे, आज 35 रुपए रेजिडेंशियल है और 40 रुपए प्लस कमर्शियल है। 2200 अरब का सर्कुलर डेट हो गया है। इन सब का इंपैक्ट है इन्फ्लेशन में, और ये दूध और चीनी के रेट गिना रहे हैं, ये मुनासिब नहीं। अब आखिर आपका कंपोनेंट जो सवाल था, ठीक है, आपकी तरफ से भी स्टैटिस्टिक्स आगे बड़ी तफसील के साथ फिर चीमा साहब ने भी बात की है। चीमा साहब जो है वो अपने आदाद और शुमार बता रहे थे। बैरिस्टर साहब, आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक। ब्रेक से वापस आएंगे तो सेशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। जनरल साहब, ये फरमाइएगा कि आपने जैसे ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि ये हुकूमत अपना मैंडेट खो चुकी है। अब सवाल ये है कि तमाम ही अपोजिशन पार्टीज ये बात करती हैं कि जी ये हुकूमत नाकाम हो गई है, घर चले जाना चाहिए, नहीं जाएंगे तो आवाम का बुरा हाल हो जाएगा, देखें जी मुल्क को किस स्टेज पर ले गए हैं। लेकिन यहाँ पर जब इन हाउस तब्दीली की बात होती है, जो अमली इक़दाम उठाने की बात होती है, स्पेशली पंजाब में जैसे पीपल्स पार्टी ने भी आप लोगों को ऑफर किया कि वहाँ अपोजिशन लीडर आपका है, हमजा शहबाज हैं, आप लोग ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो ले आए, लेकिन वहां से आप लोग इनकार कर देते हैं। तो ये अवाम भी फिर महसूस करने लग गई है कि सिर्फ और सिर्फ बयानात की हद तक या अवाम को दिखाने के लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ कि हम चाहते हैं कि हुकूमत घर जाए, लेकिन जहां पर कोई प्रैक्टिकल स्टेप उठाने की बात आती है वहां से तो PMLN पीछे हट जाती है। देखिए सादिया, बुनियादी तौर के ऊपर ये सारी रिस्पांसिबिलिटी फेडरेशन के ऊपर होती है, फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर। आप अगर देखें कि अगर आप सूबे में एक में हुकूमत बदल देते हैं और पंजाब के अंदर चेंज हो जाती है, सिंध में पहले उधर है, तो इवन देन इट विल नॉट मेक मच डिफरेंस। यू सी पूरा मुल्क जो देखें, बहुत सी जो पॉलिसीज अभी इवन सिंध गवर्नमेंट के अंदर अगर महंगाई है तो उसकी बहुत से ताने बाने जो हैं वो मरकज से मिलते हैं। आप देखिएगा अगर आटा चोरी हुआ, स्मगल हुआ, या चीनी के अंदर अरबों रुपए के घपले हुए, या ये जो करेंसी की फ्री फॉल है, ये सारी चीजें अफेक्ट करती हैं पूरे मुल्क को। तो बेसिकली ये इशू मिसमैनेजमेंट का है, ये बैड गवर्नेंस का है। यानी आपको अंदाजा नहीं है कि चीजों को पकड़ना किधर है। आप ये देखें कि पिछले 3 सालों में 4 फाइनेंस मिनिस्टर बदले हैं। अच्छा, आप नहीं, ये तो देखें आप ये कि कह रहे पिछले हैं, आप 3 ये कह सालों रहे में हैं कि 8 FBR अगर पंजाब में तब्दीली आ जाए और वहां पे ऑपोजिशन लीडर यानी हमजा शहबाज जो है वो वजीर आला बन जाए, PTI की हुकूमत वहां से खत्म हो जाए, तो कोई खातिर खा फर्क नहीं ला सकेंगे आप पंजाब में, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो PTI की है। देखिए आज जो इश्यूज हैं ना पाकिस्तान के, वो इतने सीरियस हैं कि आपको मरकज के अंदर एक इफेक्टिव हुकूमत चाहिए जिसके पास एक पोटेंट टीम हो। आप ये देखिए 3 सालों में 8 FBR के चेयरमैन बदल गए। अब पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, पिछले 3 सालों में 6 मेरे ख्याल है IG पुलिस। अभी आप देखिए कि पुलिस का काम ये होता है कि लगातार उनको इंटेलिजेंस ग्रास रूट है। अभी जो 2 महीने पहले IG पुलिस का लगा है, उसको तो लाहौर की गलियों को भी सही अभी तक पता नहीं होगा। चेंज आए कि 60% रूरल पंजाब जो 10 करोड़ कई मुल्कों से ज्यादा आबादी है, उसके अंदर वहां थाने में इंटेलिजेंस कि ये जो लोग को इंतहा पसंद है या जो रेडिकल्स हैं वो कहां हैं, इनको कैसे फोर्स टाल करना है, प्रीएम्प्ट कैसे करना है। इट्स अ वेरी बिग एंड कॉम्प्लिकेटेड इशू गवर्नेंस का। तो अगर इन चीजों को आप नहीं करेंगे और बिट्स एंड पीसेस में बलूचिस्तान में चेंज कर दें, इधर चेंज कर दें, और मरकज के अंदर आपका वही बात हो, कंट्रोल आपका कोई ना हो, तो मसला बनता नहीं है। मैं ये कहता हूं और ऑनेस्टली मैं सिंसेरिटी से कहता हूं कि ये अगर यही हुकूमत डिलीवर करते तो लोग अपोजिशन की बातों पे कान नहीं धरने वाले। आज ये जो शोर होगा है, ये इसका क्रेडिट ना नून को है, ना PPP को है, ना किसी और अपोजिशन को। ये पब्लिक के पेट के ऊपर जब ये आए ये मुसीबत, तो जो इवन इनके वोट भी जिन्होंने डाले हैं तो वो कहते हैं। तो इसलिए आई थिंक कारकर्दगी इज द की वर्ड। कारकर्दगी इज द की वर्ड। चीमा साहब, यही चीज देखें PTI, अब इन्होंने जो किया, आप हमेशा बताते हैं, कोई भी हुकूमत आती है वो बताती है कि पास्ट की हुकूमतें वो ये करती आई हैं, उन्होंने वर्षे में हमारे लिए छोड़ा है। आप भी यही कहते हैं कि जी PMLN ने ये किया या पीपल्स पार्टी ने ये किया, बट अवाम ऑब्वियसली इस वक्त ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इन दोनों जमातों से मुख्तलिफ जमात होनी थी, तब्दीली लानी थी। आपके तो दावे थे कि आप आएंगे, महंगाई ख़त्म कर देंगे। असद उमर साहब, इमरान खान साहब खुद जलसों में खड़े होकर हमें पूरा फ्रेमवर्क जो है वो बताया करते थे, कैसे करेंगे, कर्जे कैसे पहले 100 दिनों में मुंह पे मारेंगे जिन ममालिक के कर्जे वापस करने हैं, एहतसाब कैसे होगा, लूटी हुई दौलत जो है वो इनके रहनुमा लीडरान लेकर गए हुए हैं वो मुल्क में वापस ले आएंगे। सो इसमें से तो किसी पर अमल होता दिखाई नहीं दे रहा। अगर ये मोमेंटम सड़कों पर ऑपोजिशन बना भी रही है, मामलात इलेक्शन की तरफ जाते भी हैं, तो PTI क्या लेकर जाएगी इन कैंपेन्स में?
देखिए सादिया, मैं अभी इस वक्त इलेक्शन कैंपेन में हूँ। मैं वजारत छोड़ के यहाँ पे आया हूँ, तो मैं मतलब अवाम में हूँ आजकल, मतलब 15-16 जलसे करते हैं। तो मतलब मुझे कोई बताए, मुझे कोई पूछे कि जी आप क्या लेके जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि मुझे पूछा जाना चाहिए मैं क्या लेके गया हूँ और मुझे क्या रिस्पांस है। वो ज्यादा बेहतर सवाल होगा। देखिए यहाँ पे दो बातें हुई हैं। एक बात जनरल साहब ने भी की और मेरे भाई हैदर जमात कुरैशी साहब ने भी की। उन्होंने कहा जी वो शायद तेल महंगा हो गया तो इसलिए आटा सिंध में महंगा हो गया। भाई अगर तेल महंगा हो गया तो वो तेल जो है या बिजली है, ये दो चीजें तो वो तो सारे सूबों में बराबर है। जो चीज मरकज दे रहा है वो तो सारे सूबों में बराबर है। वो अगर बराबर है तो सिंध में तेल क्यों आटा महंगा होता है और पंजाब में नहीं होता। दूसरी बात है कि सिंध में चीनी 30 रुपए किलो क्यों महंगी होती है जो पंजाब में नहीं होती। और दूसरा मतलब मुस्लिम लीग नून के मैं अक्सर लोगों के देखता हूं कि ये इनकी कोई कम्प्लेक्स बन गया है। ये आदी हो गए खानदान को देखने के, उनके बच्चों को देखने के, उनको रिश्तेदारों को देखने के। देखें इस मुल्क में आप कह लें कि जो जिसे कहते हैं ना इकोनॉमिक डिबैकल किया यहाँ पे इसहाक डार ने। इस मुल्क के साथ वो मतलब खंडकें खोद के चले गए, यहाँ पे यू कैन से एक माइंड पिछा के चले गए। और इनको उनके देखने की इतनी आदत है कि वो इनको कोई बंदा बदल जाए, भाई बदल जाए तो इनको प्रॉब्लम हो जाता है। देखें हमने किसी आईजी से कोई नहीं मरवाए थे बंदे मॉडल टाउन में, हमने और उसको रखने के हम पाबंद हों। हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है कोई इसमें आप कह लें कि जिसको ये हम उसको वजीर आला रखने के पाबंद हों या उसको हम वजीर खजाना रखने के पाबंद हों। ये आर्गूमेंट है कि देखें कौन सी जमहूरियत आपको इजाजत देती है कि आप अपने घर के 33 नालायक बच्चे भर दें। आपका 20 साल का बच्चा जो है वो 70 साल के बंदे के आगे खड़ा होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे पीछे हो, वो उससे गालों पे ऐसे ठुमके मारे। मतलब ये क्या, ये कौन सा। और आप मुझे ये बताएं कि आपके खानदान का कौन सा बालक बच्चा है कि जिसके पास मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे नहीं निकले, जिसने चोरी नहीं की। कौन सा नौकर है जिसके घर से 2,500 रुपया नहीं निकला। आप हमें ऐसे बात कर रहे हैं, ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप कह लें कि आप कोई ईमानदार लोग हैं, आप लायक लोग थे, इसलिए आपने 5 साल या 10 साल या अगर देखें इसहाक डार अगले 20 साल जिंदा रहे, आपकी हुकूमत 20 साल रहे, उसी ने यहाँ पे वज़ीर आला रहना है। वो आपकी मजबूरी हो सकती है, हमारी नहीं है। हम तो जमहूरी मुल्क हैं, हम तो जमहूरी पार्टी हैं। हमारे यहाँ जो लायक होगा आगे आएगा, जो नहीं लायक होगा जो परफॉर्म करेगा रहेगा, जो परफॉर्म नहीं करेगा चला जाएगा। हमको गुलाम है इसहाक डार के, हमको गुलाम है किसी नवाज शरीफ के या किसी दूसरे के, हमारे बच्चे हुकूमत करेंगे। लेकिन दूसरा एंगल इसको देखने का ये भी है कि आपको लोग नहीं मिल रहे होते कि फिर आपको थोड़े थोड़े टाइम के बाद जो है वो तब्दीली लानी पड़ती है। ये दो आर्गुमेंट्स हैं, ऑब्वियसली दोनों तरफ के दलाइल ये आते हैं। लेकिन आपने जिस तरीके से अभी बात की है कि यहाँ कौन है मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर रहा इन दो जमातों में से, या कौन पैसा नहीं लेके गया, अगेन वही सवाल था मेरा कि ये तो पीटीआई ने क्लेम किया था, ये पीटीआई का वादा था कि हम इक्तदार में आएंगे तो इन लोगों का जो लूटेड मनी बाहर पड़ा हुआ है वो मुल्क में लेकर आएंगे। अगर वो पैसा आ जाता तो उसकी वर्थ उस पैसे से बहुत ज्यादा है जो हम सऊदी अरब से अपने अकाउंट्स में, अपने बैंकों में रखवा रहे हैं, ताकि हमारा रुपया जो है वो कुछ इस्तेहकाम पकड़े। आप लोगों ने तो देखे ना वो सारी 2 फिक्रें देख लें। सादिया 2 फिक्रें सिर्फ, जी मुकम्मल कर लीजिए। जी 2 फिक्रें सिर्फ। आप ये देखें कि नैब ने सादिया पिछले दिनों में नैब ने 3 साल में कितने पैसे रिकवर किए हैं। और आप ये देखें कि यहाँ पे आप कह लें कि ये जो आपका ये जो करप्शन एंटी करप्शन ने कितने गुना ज्यादा पैसे इकट्ठे किए हैं, या नैब कितने पैसे लेके आई है। ये डेफिनेटली फिगर्स हैं, वो 6-6, 7-7 गुना ज्यादा हैं। तो आप कह लें कि वो हम काम कर रहे हैं, उस पर क्यों नहीं कर रहे। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि इस वक्त ये कौन सी लॉजिक है कि जो अगर हर जगह एक ही जैसा रेट है बिजली का या पानी तेल का, जो चीज मरकज बेचता है उसका एक ही जैसा रेट है, तो जो चीजें सूबे के जिम्मे हैं वो 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए महंगी क्यों है। मैं ये सवाल पूछता हूँ। इसका जवाब वो अजीब सा देते हैं कि वो स्मगल अगर होना केपीसी होना है, स्मगल होना बलूचिस्तान से होना है, स्मगल सिंध से तो नहीं होना, अफगानिस्तान में स्मगलिंग सिंध से नहीं होती, अफगानिस्तान में स्मगलिंग केपीसी होती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप लोग क्लेम कर रहे हैं, पीएमएलएन की तरफ से मैं बता रही हूँ आप लोगों के लिए, जो कहा जाता है कि जी पीपल्स पार्टी पीडीएम से अलग तो हुई, जो कुछ इन्होंने सेनेट में किया वो हमारे सामने है, और अभी भी सिर्फ और सिर्फ दिखावे का एहतजाज है, दिखावे का प्रोटेस्ट है। आपको याद होगा कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ तक इल्जाम लगाया पीएमएलएन के पीपल्स पार्टी पर कि आप लोग तो अंदर खाने पीटीआई से मिले हुए हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों की सिंध हुकूमत है और आप लोग अपनी सिंध हुकूमत को बचाना चाहते हैं। तो आपकी तरफ से भी ये ऑपोजिशन एहतजाज सिर्फ और सिर्फ हल्की फुल्की मौसीकी है। देखिए सादिया, 2-3 चीज़ें अब आपने पूछी हैं, आपके सवाल के 2-3 पहलू हैं। मैं पहले सिंध हुकूमत वाले पहलू पे आ जाता हूँ।
आपको और आपके नाज़रीन को याद है कि इस हुकूमत जब मरकज़ में आई तो उसके पहले 6 महीने में ही उस वक़्त वज़ीर जो है ब्रॉडकास्टिंग इंफॉर्मेशन फवाद चौधरी साहब थे, और भी कुछ सीनियर वज़रा थे इस पार्टी के, कराची से भी थे, गवर्नर साहब भी थे जो गाना बजाना भी करते थे गवर्नर बनने से पहले। तो वो कहते थे हम गवर्नर राज लगा रहे हैं, आपको भूल गए हैं वो टिकर्स, हम आ रहे हैं, हम कराची पे चढ़ाई करने आ रहे हैं, हम सिंध पे नहीं आए। फिर सिंध के मुतल्लिक जिस किस्म के इरशादात और फरमूदात वज़ीर आज़म साहब ने फरमाए, फिर कई साल तो वो सिंध गए ही नहीं, और जिस तरीके से रवैया रखा सिंध हुकूमत के साथ, तो अगर पीपल्स पार्टी अंदर से मिली होती तो फिर इतनी मोहब्बत हमारे साथ क्यों की जाती? हमारे कई सौ अरब NFC में रोके गए, हमारे प्रोजेक्ट CPEC से निकाल कर, कराची सर्कुलर का निकाल कर जो है पंजाब में और KPK के प्रोजेक्ट्स को जो है पहले रख दिया गया और सिंध को जो है बैक बर्नर पे रख दिया गया। ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि DM के दोस्तों को चाहिए कि PDM तो बनाई हमने, हम जब PDM बना रहे थे उस वक्त तो सारे भाग रहे थे, कोई इकट्ठा नहीं होना चाहता था। 2019 के और 2020 के बजट पे चेयरमैन बिलावल की तकारीर देखें, उस वक्त तो इनकी लीडरशिप दस्तयाब नहीं होती थी, अल्लाह अल्लाह करके इनको हमने इकट्ठा किया, और उसके बाद पीपल्स पार्टी ने कैंडिडेट दिया, PML नवाज या किसी और जमात के पास कैंडिडेट नहीं था, और हमने वजीर खजाना को हराया। हम मशकूर हैं, इन्होंने वोट दिए, और हमने उस वजीर खजाना को जिसको बुरा कहा जाता था हफीज शेख को, जो ये तो है कि पीपल्स पार्टी ने बाकी जमातों को कन्विंस कर लिया कि भाई आप बाई इलेक्शन में जाएं, वरना तो बॉयकॉट की बात हो रही थी, ये सेनेट वाला भी हो गया। लेकिन अभी क्या वापस PDM के फोरम पे जाने का सोच रही है पीपल्स पार्टी बिलावल साहब? जी मैं गुजारिश कर रहा हूँ, देखिए हम आज भी ये समझते हैं, और मैं जनरल साहब की बात का भी आई रिस्पेक्ट हिज व्यूज, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब आपका पंजाब जो जहाँ से PTI स्ट्रेंथ डिराइव करती है KPK से भी ज्यादा, और जिस वजह से अगर आपके वहाँ पे इनके इत्तेहादी नाला हैं, वहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक आपके मीडिया में नाराज अरकान दिखाए गए, उसको चाहे जो मर्जी आप नाम दे लें, तो जब इनके इत्तेहादी इनको छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो वहां पे आपकी क्या पॉलिटिकल स्टेक है कि आप ये एक पॉलिटिकल टूल है ना, ये कोई गैर जमहूरी तरीका अच्छा, तो कौन नहीं से सी व्हाट हैज हैपेंड। ये भी बता दें बैरिस्टर साहब, पंजाब में कौन से इत्तेहादी चीमा साहब के छोड़ने को तैयार हैं उन्हें? ये अब आपको बहुत जल्दी नजर आ जाएगा। मीडिया ने बलूचिस्तान में भी बहुत सारे इत्तेहादी देखे, लेकिन लोग यही समझते रहे कि जाम कमाल साहब जो है आखिरी वक्त तक लड़ेंगे, लेकिन देन ही हैड टू फेस द म्यूजिक, ही सॉ रियलिटी, द रियलिटी इज रिटन ऑन द वॉल्स ऑफ पंजाब असेंबली। ये आगे आप चंद हफ्तों में आप देख लेंगे, और उसके बाद जब पंजाब में तब्दीली आएगी तो मरकज में तब्दीली जो है बहुत जल्द आएगी। ये जो इनका ख्याल है कि शायद मरकज चलता रहेगा और सूबे डिफरेंट होंगे, ऐसा नहीं होगा। अब आप मुझे 2 मिनट समझिए और दें, आई नो यू हैव अ टाइम कंस्ट्रेंट, लेकिन मुझे थोड़ा पहले सेगमेंट में भी टाइम नहीं मिला। ये बड़ी हैरान कुन बात है, इनका ज़राअत से ताल्लुक है चीमा साहब का, मैं इनका एहतराम करता हूँ। ये जाए ना वोट मांगे, अभी NA 133 में लड़ रहे हैं, मेरी नेक ख्वाहिशात है इनके लिए। इनको पता चलेगा जब हमने 200 रुपया मन आटा महंगा प्रोक्योर किया तो उसका कॉस्ट इंपैक्ट आना है आटे की प्राइस में। वीट हमने प्रोक्योर की, और ये इन्होंने गलत बात की है कि ये फर्टिलाइजर पे सब्सिडी दे रहे हैं। मैं आपको रिस्पॉन्सिबली बता रहा हूं कि जो गवर्नमेंट की नोटिफाइड प्राइस है, कोई फर्टिलाइजर फैक्ट्री उस पर DAP नहीं दे रही, मार्केट में दस्तयाब नहीं है। और जो इन्होंने सब्सिडी का सो कॉल्ड टोकन वाला मैकेनिज्म निकाला है, उसमें हर जिले में, बशमूल मेरा जिला खानेवाल है, वहां हजारों की तादाद में फ्रॉड हो रहे हैं। लोग बैठ के घर से टोकन फिल करके और फार्मर के लिए जो है फार्मर के नाम के ऊपर सब्सिडियां ले रहे हैं। स्कैम पे स्कैम है, और हमें ये इनसे तवक्को नहीं है। हम ये समझते हैं कि किसान को आप मदद करें। ये सब्सिडी वाले मामले में ये इन स्कीम्स में ये वाला इशू आता है, बिल्कुल आता है। हमने कई दफा देखा है मिडिल मैन का जो किरदार है वो बड़ा डूबियस हो जाता है, वो बनाने में और माल बनाने में लग जाता है, और जहां रिलीफ मिलना चाहिए वहां नहीं मिल पाता है बाज़ औक़ात। ये अक्सर केसेस में हमने देखा है। मुझे ब्रेक लेने दीजिए, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस पे बात करेंगे, और जो आपने पंजाब के हवाले से खुसूसी तौर पे बात की है उस पे भी जरा जनरल साहब का मौक़िफ़ जानूंगी एक वक्फे के बाद।
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। जनरल साहब, जरा पहले तो ये बता दीजिएगा, ये जो बैरिस्टर साहब इंकशाफ कर रहे हैं कि हुकूमत के पीटीआई के इत्तेहादी जो हैं वो पंजाब में आप बड़ी जल्दी देखेंगे कि वही हालात हो जाएंगे जो बलूचिस्तान में जाम कमाल साहब के इत्तेहादियों के हुए थे। तो अगर इतनी कोई कंफर्म इत्तलात हैं तो फिर पीएमएलएन ने इस चीज पर चांस क्यों नहीं लिया कि पीटीआई की पंजाब हुकूमत को गिराई जाए? और ये भी बता दें कि कुछ इत्तलात आई थी कि जहांगीर खान तरीन साहब जो है वो भी लंदन गए हैं, नवाज शरीफ साहब से उन्होंने वहां मुलाकात की है, इसमें कोई सच्चाई है? देखें, मैं 2-3 चीज़ें कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि पीपल पार्टी जो है वो जेन्युइनली एक अवामी जमात है, नंबर 1, और उनकी अपनी पॉलिटिकल एंडेवर जो है उसका फ्रूट यही है कि 3 दफ़ा उन्होंने हुकूमत मुल्क चलाया है और अभी भी वो अपनी एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं चूँकि वो ओवरऑल मरकज़ में अपोजिशन में। नंबर 2, जहाँ तक पीएमएलएन के साथ उनके तामुन का ताल्लुक है, पीडीएम में तो हम शायद सेपरेटेड हैं, लेकिन इन दी पार्लियामेंट बिलावल साहब और शहबाज शरीफ साहब जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उनके अंदर हैंड इन ग्लव ये मूव करते हैं और हम एक जगह के ऊपर हैं और जो भी मूवमेंट होगी वो इनका सोच के करेंगे। तीसरा पॉइंट जो पंजाब का है, देखिए आप ये ठीक कहते हैं, शायद पीपल पार्टी वालों की एक अपनी असेसमेंट है, लेकिन इनके रुकन वहां कम है, हमारे कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। चूंकि अगर आप वहां एक पहली बात तो नंबर पूरे करेंगे, नंबर पूरे करके आप हुकूमत ले भी लेते हैं तो शायद पीएमएलएन वहां एक अपना चीफ मिनिस्टर बना देगी, बट इन दी लॉन्ग रन मुल्क सफर करेगा बिकॉज इट विल बी टोटल ट्रंकेटेड के एक मरकज में और एक केपी में उनकी हुकूमत है, बलूचिस्तान में भी नहीं है, सिंध में भी नहीं है, पंजाब में नहीं है। तो पॉलिटिकल पार्टियां इंडिविजुअली तो शायद कुछ थोड़ा खुश हो जाएं, लेकिन रियासत एज ए होल सफर कर सकती है। इसलिए या तो तहरीक इंसाफ वाले डिलीवर करें और अपनी टर्म पूरी करें। का भी तो है ना कि पीएमएलएन को भी कहते हैं कि जी आदत नहीं है, वो भी तब भी चाहते हैं पंजाब में हुकूमत मिले जब वफाक में हुकूमत बने उनकी, अदरवाइज वो एक सूबा वो भी नहीं लेना चाहते। देखिए ना, वो ऑब्वियसली मुल्क के मफाद में ये है कि मरकज में भी हुकूमत एक पार्टी की हो और चारों सूबों में भी उनकी हो आइडियली, लेकिन अगर मैंडेट पब्लिक का मुख्तलिफ है तो उसको आपने ऑनर करना है। ये होता रहता है, बहुत से मुल्कों में होता है जहां मुख्तलिफ सूबे हैं, मुख्तलिफ रियासतें हैं। तो मेरे ख्याल में हमें एंडेवर करनी चाहिए पार्टी लेवल के ऊपर, तो ठीक है हर पार्टी का ये राइट है कि उसको प्रोजेक्ट करे उसका अच्छा, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मुल्की सतह पे भी हमें सोचना है कि हमें पार्लियामेंट को कैसे मजबूत बनाना है, हमें जुडिशरी को कैसे मजबूत बनाना है और हमें एग्जेक्टिव को कैसे ऑन टोज रखना है। देखिए, जो अपोजिशन होती है उनका काम तो क्रिटिसाइज करना है कि वो हुकूमत को करें और उनकी जो जेन्युइन क्रिटिसिज्म है पब्लिक उसको अप्रिशिएट करेगी, जो जेन्युइन नहीं होगी पब्लिक उसे रिजेक्ट करेगी। लेकिन हुकूमत का ये काम नहीं है कि वो अपनी पजीराई दिखाने की बजाय वो नीचे सूबाई हुकूमतों को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दे और ये कहे कि जी इन्होंने तो ये किया, इन्होंने ये किया। आप अच्छी कारकर्दगी दिखाएं, ऑब्वियसली लोग आपको वोट देंगे। आज अगर पीएमएलएन पाकिस्तान की मोस्ट पॉपुलर और बड़ी जमात है तो उसका रीजन यही है कि पब्लिक में पजीराई है। कुछ मुलाकातों की रूमर्स हैं, उनका आपने जवाब नहीं दिया। आपके इल्म में है ऐसी कोई मुलाकातें लंदन में हुई हैं? देखिए ऑनेस्टली देखिए मेरे बिल्कुल ये नॉलेज में नहीं है और मैं इसके ऊपर कोई ऐसी स्पेकुलेशन नहीं कर सकता, लेकिन आई थिंक कि पॉलिटिकल लोग मिलते रहते हैं और एक दूसरे को मिलना भी चाहिए। जी जी, मिलते रहते हैं पॉलिटिकल लोग, लेकिन वो पॉलिटिकल लोगों की मुलाकातें अक्सर की ऐसे वक्त में होती है ना जब बहुत सारी मसलहतें और पता नहीं क्या कुछ आड़े आ जाता है। बहरहाल चीमा साहब मुझे बताएं कि आपके इत्तेहादियों का जिक्र हो रहा है पंजाब में, सो वाकई कुछ खतरात तो नहीं है? जाम कमाल साहब भी आखिरी दिन तक यही कहते रहे कि नहीं मुझे भरोसा है, जिस दिन इस्तीफा देना था उस दिन उनको याद आया, उस दिन उन्होंने फिर वजीर आजम के नाम बड़े ट्वीट्स भी किए और ये भी कहा कि वजीर आजम साहब अपने इर्द गिर्द लोगों के जो इर्द गिर्द लोग बैठे हैं उनका ज़रा जायज़ा ले लें। फिर बलूचिस्तान के मामलात में उन्होंने कुछ फेडरल मेम्बरान का जिक्र भी किया कि जिन्होंने मुदाखलत की है, जिसमें ज़ाहिर सर फहरिस्त और सादिक संजरानी साहब हैं। लेकिन क्या ऐसे हालात कहीं पंजाब में हो गए तो क्या करेंगे?
देखिए सादिया, इसमें जो आप कह लें कि टॉप मैन होता है, टॉप मैन की जो सबसे बड़ी सिक्योरिटी होती है वो नीचे वालों में से ये फैसला करना कि कौन होगा, मतलब अगला टॉप मैन कौन होगा। ये सबसे बड़ी, आप सिपा सालार हो, बादशाह हो, वजीर आजम हो, वजीर आला हो, उसके बारे में सबसे पार्टी लीडर हो कि मतलब नवाज शरीफ साहब को बहुत सारे लोग हटाना चाहते होंगे, लेकिन नेक्स्ट कौन होगा ये फैसला नहीं कर सकते, ठीक है। ये शहबाज शरीफ साहब को जो हटाना चाहते हैं, नेक्स्ट कौन होगा इसका उस पर इकट्ठे नहीं होते। सो मैं समझता हूँ कि ये अपने अपने पीपल्स पार्टी और नून लीग और बाकी जमातें अलग-अलग जमातें हैं कि अपने अपने मुफादात हैं। फिर आगे ये कि पीपल्स पार्टी में चलो एक डायरेक्शन है, एक मतलब जो यूनिटी ऑफ कमांड है। नून लीग में यूनिटी ऑफ कमांड भी नहीं है, दो खानदानों का मसला बन गया, बल्कि कोई तीसरे चौथे खानदान में सामने आ रहे हैं, लेकिन दो का तो बड़ा सीरियस मसला, मरियम बीबी का, ये शहबाज शरीफ साहब का एक अलग सीरियस मसला बन गया। दोनों के मुफादात अलग-अलग हैं, दोनों का आप कह लें कि बयानिया अलग है, दोनों की स्ट्रेटजी अलग है, और नेक्स्ट कौन लीड करेगा ये एक बहुत बड़ा सीरियस इशू है। लिहाजा ये जो है ना, ये एक खबर बनाने के लिए, रात को टॉक शो में एक सवाल उठाने के लिए तो है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात जो आपने एक सवाल किया था पीपल्स पार्टी के, मुस्लिम लीग आप पे इल्जाम लगाती है कि आप मिले हुए हैं, ये काफी हद तक ठीक है बात। पीपल्स पार्टी जो है ये आप कह लें कि इसके खाने के दांत और हैं, दिखाने के और हैं। ये जिस तरह मैं बात कर रहा था, देखें, अच्छा पता नहीं किस वक्त किसके साथ मिलते हैं, पता नहीं, ये अपने मुफाद के, बेसिकली अपने मुफाद के साथ मिलते हैं, जहां से आप कह लें कोई ना कोई सपोर्ट मिलती है या कोई उम्मीद होती है माफी की, कोई मिलने की, उसके साथ मिल जाते हैं। मैं जस्ट एक मिसाल आपको देता हूं छोटी सी, कि मतलब ये पार्टी इतनी ट्रेंड हो गई है एक इशूज को, नॉन इशू को इशू बनाने में, या एक हुकूमत में रहते हुए अपोजिशन का रोल प्ले करने में, कि आज जिस महंगाई के खुद जिम्मेदार हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अशारिये खराब हुए महंगाई के, उसमें कंट्रीब्यूट मेजर जो किया है वो इन्होंने किया है, तो वो आप कह लें उसका क्रेडिट जो है, डिस्क्रेडिट जो मरकज को दे रहे हैं। सो ये पार्टी ट्रेंड है, ड्रामाटाइज करने में, चीजों को ड्रामाटाइज करने में ट्रेंड पार्टी है। दूसरी एक बात, सारी एक दूसरी बात समझ में आ गई कि मिले में आप लोग पीटीआई के साथ, यानी पीएमएलएन ठीक कहती है, ये हर रोज मिलते हैं, हर रोज मिलते हैं, ये वोट देने के पाबंद है, शेख को ये वोट देने के पाबंद है, और तभी हमने इनके हमें वोट देने के पाबंद है, एतमाद का वो जाली वोट लेना पड़ा। हाँ ठीक है, कह सकते हैं ये इनकी चीमा साहब कह रहे हैं हमें वोट देने के पाबंद नहीं है। नहीं, जिसको ये नफीस लोग कहते थे, स्कॉटलैंड यार्ड जाते थे, हाँ आज उसको नफीस लोग कहते हैं। जिसको चोर डाकू और चपरासी नहीं रखना था उसको साथ लिखवाया हुआ है। इनकी पता नहीं कौन सी आइडियोलॉजी है, इनके कौन से मफादात हैं, ये 1 पेज और पेज 3 पे पहुंच जाते हैं। तो ये इस मुल्क को इन्होंने ये भी इसका मतलब है सीख गए ना बैरिस्टर साहब। चलें, अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू वाइंड अप हियर, टाइम खत्म हो गया। बैरिस्टर हैदर जमान कुरैशी साहब, जनरल अब्दुल कयूम साहब, जमशेद इकबाल चीमा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।